नमस्कार साथियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं बिहार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए टेस्ट 9 को। और इससे पहले हम लोगों ने 8 टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है, डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से जाकर उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। और यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, या चैनल पर नए हैं, तो निश्चित रूप से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और डिस्कस करना शुरू करते हैं टेस्ट 9 को। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रश्न संख्या 1 से 50 तक के जो प्रश्न हैं मैथ और रीजनिंग के हैं, और उसके आगे के जो 100 प्रश्न हैं वो आपको जीके और जीएस से है। भले ही ये सेट थोड़ा पहले निकला था, लेकिन नए पैटर्न पे निकला है। और अब नया जो रूल आया है जिसमें है कि 120 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, तो कोई ये मैटर नहीं रखता। जितना प्रश्न आपके सामने आएंगे वो आपके लिए अच्छे होंगे और आपके लिए फ़ायदे होंगे। तो इसमें कोई ये नहीं है कि जो 120 का सेट है तो ये बढ़िया है, 150 का सेट है तो ये बुरा है। सारे प्रश्न वहीं रहेंगे। जितना प्रश्न आपके सामने आएंगे वो सारे आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। तो ये 150 प्रश्न हैं जो 1 से लेकर 50 तक जो प्रश्न है मैथ और रीजनिंग के, इसके जो सोल्यूशन है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से जाकर वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के जीके और जीएस के प्रश्नों को। 51 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन रोग मच्छरों के काटने से फैलता है, यानी मच्छरों से फैलता है। तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे कि आप मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये जो 3 बीमारियां हैं ये आपको मच्छरों के काटने से फैलता है। और इसमें हम बात करें तो मलेरिया जो है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। उसके बाद डेंगू और चिकनगुनिया की बात करें तो ये मादा एडिज मच्छर के काटने से फैलता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ये तीनों आपको मच्छरों के काटने से फैलते हैं, जिसमें मलेरिया एनाफ्लीज मच्छर और आपको डेंगू और चिकनगुनिया मादा एडिज मच्छर के काटने से फैलता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है। तो वो है घटपर्णी का पौधा। और घटपर्णी का जो पौधा है वो कीटों को अपने जाल में फंसा देता है, उसके बाद उसको खा लेता है। और घटपर्णी पौधों की खासियत है कि यह उसी जमीन पे, उसी भूमि पे उगते हैं जिस जमीन में आपको नाइट्रोजन की कमी होती है। और नाइट्रोजन की कमी होती है तो इसलिए यह नाइट्रोजन की कमी कीटों को भक्षण करके पूरा करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से फैलती है। तो जब जीवाश्म ईंधन अधूरा जलेगा, जैसे गैसोलीन, केरोसिन तेल, प्रोपेन, कोयला, लकड़ी, जब इसका अपूर्ण दहन होगा तो उसमें से आपको जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ए, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन में देखेंगे कि सांप के जहरीले दांतों को तो और भी बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जैसे विषदंत, यमदूती, मकरी, कराली और कालरात्रि भी कहते हैं। लेकिन ऑप्शन में क्या है, विषदंत है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डैश उपयोग किया जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट एक विधि है जिससे क्या किया जाता है, खाद बनाया जाता है। तो खाद बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो देखिए फीताकृमि, जोक, हुकवर्म और केचुए, इन चारों में केचुए का प्रयोग आपको वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए किया जाता है, खाद बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। और केचुआ जो होता है वो किसानों का मित्र होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय विटामिन डी है। तो ऑप्शन में देखेंगे कि एग्रोकैल्सिफेरोल जो है वो एक निष्क्रिय विटामिन डी है। और विटामिन जो होते हैं वो जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील होते हैं। तो प्रश्न आता है कि वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है, तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। KEDA, केडा यानी विटामिन KEDA ये आपको वसा में घुलनशील है। और 2 विटामिन B और C ये आपके जल में घुलनशील है। इसको ध्यान में आप रखेंगे। अगला प्रश्न है कि उदासीनीकरण प्रक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसे हम क्या कहते हैं। तो उदासीनीकरण प्रक्रिया से एक नया पदार्थ बनता है जिसको हम लोग नमक कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। तो यह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। यह हीलियम जो एक अक्रिय गैस है और यह हल्का होता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और भी बात करें हीलियम गैस के उपयोग की, तो गोताखोर जब जाता है पानी में गोता लगाने के लिए तो वो जो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाता है तो उस ऑक्सीजन में भी हीलियम भरा होता है। उसके बाद हवाई जहाज का जो टायर होता है उसमें भी हीलियम गैस ही भरा जाता है ताकि वो हल्का रहे और वो भारी ना हो। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है। तो जब ब्लड में आपको कैल्शियम की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो थायराइड ग्रंथि से आपको कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है
कि भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पंछी अभयारण्य स्थित है? तो आपको लक्षद्वीप में एक द्वीप है जिसका नाम है पिट्टी द्वीप, और इसी में एक पंछी अभयारण्य स्थित है सॉरी। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक संधिपाद यानी आर्थ्रोपॉड है? तो यह सहस्त्रपाद जो है वह एक आर्थ्रोपॉड है। और संधिपाद क्या है कि यह एक सबसे बड़ा प्राणी संघ है जिसमें कीट शामिल हैं। और इसके उदाहरण की बात करें तो तिलचट्टा, मच्छर, मक्खी, झींगा, केकड़ा आदि इसी आपको प्राणी संघ में आते हैं। और यह सबसे बड़ा प्राणी संघ है क्योंकि इनकी ही संख्या सबसे ज़्यादा है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा है? तो देखिए इसमें जो है पैवोटल संधि गर्दन सिर से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। वहीं बात करें आपको कब्जा जोड़ की, तो कब्जा जोड़ है वो घुटने की संधि है। कब्जा जोड़ क्या है? वो घुटने की संधि है। और अचल संधि आपको खोपड़ी की संधि है। अचल संधि आपको खोपड़ी की संधि है। उसके बाद बॉल और सॉकेट की जो संधि है वो आपको कंधा और जांघ की संधि है। जांघ के लिए यह है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। यानी ये जो है आपको सही नहीं है, 3 गलत है और एक सही है। पेवोटल संधि यानी गर्दन और सिर को आपस में ये जोड़ने का काम करता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि ऊँटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ऊँट के बारे में 4 कथन दिए गए हैं जिसमें आपको एक कथन क्या है? गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो देखिए उनका गोबर सूखा होता है, ठीक है, सही है। वह थोड़ी मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, ये भी सही है। उन्हें बहुत पसीना आता है, ये ऑप्शन जो है ना गलत है, लेकिन प्रश्न में गलत ही पूछ रहा है ना, तो इसके लिए इसका आंसर सी हो जाएगा। तो देखिए जो ऊँट होता है उसको पसीना अधिक नहीं आता है। उसको पसीना तभी होगा जब तापमान जो है ना वो 41 डिग्री सेल्सियस से जब अधिक हो जाता है, उसके बाद ही उसको पसीना आता है। तो ये ऑप्शन आपको बिल्कुल गलत है। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों की डैश प्रजाति द्वारा संचारित विषाणु के द्वारा फैलाए जाते हैं। तो ये फैलाए जाते हैं आपको एडिज मच्छर के द्वारा, मादा एडिज मच्छर के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है? तो लौह खनिज इसमें से कौन है पूछ रहा है। तो मैग्नीज एक लौह खनिज है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और मैग्नीज का उत्पादन में जो प्रथम स्थान राज्य का आता है वो है उड़ीसा। यानी मैग्नीज के उत्पादन में उड़ीसा राज्य का प्रथम स्थान है। उसके बाद भारत में उत्पादन की बात करें तो भारत का स्थान जो है वो पूरे विश्व में चौथा है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और तांबे के उत्पादन की बात करें तो सबसे अधिक तांबा का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। मैग्नीज का उत्पादन आपको उड़ीसा में और तांबा का उत्पादन आपको मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? 4 कथन दिए हुए हैं आपके पास, जिसमें से एक कथन सही है, बाकी सभी कथन गलत है। तो इसमें देखें जो ऑप्शन नंबर बी यानी एक फ्राई पैन एक अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण है, तो बिल्कुल सही है। जो फ्राई पैन होता है वो अपारदर्शी होता है। तो ये करेक्ट बिल्कुल ये करेक्ट है, ऑप्शन सही है। उसके बाद ए को देख लेते हैं कि स्पष्ट कांच से बनी एक खाली बोतल एक पारभासी होती है। देखिए पारभासी नहीं होती है, तो ये आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत है। उसके बाद देखिए सूर्य अप्रकाशित वस्तु है। तो सूर्य से हम सभी जानते हैं कि जो धरती पे मुख्य ऊर्जा का जो स्रोत है वो आपको सूर्य ही है, तो अप्रकाशित कैसे होगा? तो ये भी गलत है। लकड़ी का बक्सा एक चमकदार वस्तु है। तो लकड़ी का बक्सा से चमक थोड़े आता है, नहीं आता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी ऑप्शन आपको गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिर आपको 4 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक कथन सही है, बाकी सभी गलत है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा के पदेनाध्यक्ष होते हैं। ये गलत है। राज्यसभा के पदेनाध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति ना होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेनाध्यक्ष होते हैं। तो ये ऑप्शन सही है क्योंकि भारत के जो उपराष्ट्रपति ही होते हैं वो राज्यसभा के पदेनाध्यक्ष होते हैं। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका बी होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेनाध्यक्ष होते हैं, ये भी गलत है। उसके बाद भारत के महान्यायवादी राज्यसभा के पदेनाध्यक्ष होते हैं, ये भी ऑप्शन आपको गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है? यानी उत्पादक भी हैं तो उपभोक्ता भी हैं। तो मानव जो है ना वो भू संसाधनों के उत्पादक भी हैं और उपभोक्ता भी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में डैश जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और भारी मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है। तो ये क्या होता है कि जब एक रासायनिक अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है, तो उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और भारी मात्रा में ऊष्मा मुक्त उससे होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है
कि चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपको गुजरात में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, गुजरात में। और यह गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि HIV एक विषाणु है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है, और HIV का पूर्ण रूप क्या है? तो HIV का जो पूर्ण रूप है वो है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और इसकी पता लगाने के लिए हम लोग एलिसा नाम की जांच करते हैं, उसके बाद ही HIV वायरस का पता लग पाता है। तो इसको जांच करने के लिए एलिसा, ये भी याद रखेंगे, ठीक ना, एलिसा ये भी याद रखेंगे आप, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 72 कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइटों में परावर्तक के रूप में किया जाता है? तो सर्च लाइट में जो आपको परावर्तक के रूप में उपयोग किया जाता है वो होता है अवतल दर्पण। तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए, कहने का मतलब कि जब बड़ा बड़ा चीज़ जिसको बड़ा देखने की जरूरत है उसमें अवतल लेंस, और जिसमें छोटा देखने की जरूरत है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो सर्च लाइट यानी कुछ चीज़ें, सर्च लाइट से क्या होता है, सर्च लाइट करना, तो उसमें बड़ा देखने की जरूरत है तो अवतल लेंस हो जाएगा। उसके बाद जब आपको वाहन में जो टर्च लगाए जाते हैं, हेडलाइट लगाया जाता है, सर्च लाइट लगाया जाता है, तो उसमें भी आप लोग बड़ा देखते हैं ना। जो डॉक्टर है वो दांत देखता है, दांत देखने के लिए बड़ा दर्पण चाहिए, उसको बड़ा देखना चाहिए, तो उसमें अवतल दर्पण, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि जब बड़ा वस्तु देखना हो यानी बड़ा करके देखना हो तो अवतल लेंस का उपयोग करेंगे, और जब छोटा देखने की जरूरत होगी तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वह क्रमशः डैश और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। तो ये करते हैं आपको हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, तो इसलिए अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के प्रायोगिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है? ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक बेल जो है ना, इलेक्ट्रिक जो घंटी है ना, आपको विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के प्रायोगिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है, बाकी सभी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है तो वो क्या कहलाती है? जब परमाणु संख्या समान हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? समस्थानिक हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ध्वनि के माध्यम में संचरण के दौरान कणों के उच्च घनत्व क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो जो उच्च घनत्व होगा तो उसको संपीड़न कहेंगे, और जब निम्न घनत्व होगा तो उसको विरलन कहेंगे। तो प्रश्न उच्च घनत्व पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 77 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो 4 ऑप्शन है जिसमें आपको क्या ढूंढना है कि कौन एक तत्व नहीं है। तो जल एक तत्व नहीं है, जल एक यौगिक होता है, आपको तत्व नहीं होता है जिसका अनुसूत्र H2O होता है, हम सभी जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पानी, जल एक अनुसूत्र क्या कहते हैं, तत्व नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो आपको होता है भारहीनता की स्थिति में। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, भारहीनता। अगला प्रश्न है कि पौधों में फ्लोएम डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो जो फ्लोएम होता है वो भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान डैश होगा। तो क्या कहता है कि जब ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है? तो ऊर्ध्वपातन क्या है? तो देखिए, जब कोई वस्तु है वो आपको सीधे ठोस में से, पदार्थ है कोई, उसको सीधे ठोस से जब गैस में बदल जाता है तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो देखिए, कपूर जो है ना, वो कपूर वो आपको ऊर्ध्वपातन है, नेफ्थलीन है, आपको अमोनियम क्लोराइड है, ये सारे क्या है? आपको ऊर्ध्वपातन है। लेकिन सोडियम सल्फेट जो है वो ऊर्ध्वपातन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, तो निर्मित होने वाली छवि कैसी होगी? तो जो निर्मित होगी वो आभासी और छोटी होगी, आभासी और छोटी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है। तो जो एक संपीड़ित स्प्रिंग होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका डैश तक लंबी हो सकती है। तो वो आपको 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती हैं। तो उसका करेक्ट आंसर सी होगा। और मानव शरीर के सबसे बड़ी आपको कोशिका तंत्र की बात करें तो वो होता है न्यूरॉन, और सबसे लंबी की बात करें तो वो होता है सियाटिक तंत्रिका। तो लंबी न्यूरॉन तंत्रिका और बड़ी न्यूरॉन तंत्रिका और लंबी आपको सियाटिक तंत्रिका, ये दोनों आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है
कि लैंथेनाइडस और एक्टिनाइडस को डैश भी कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि तरंग का जो आयाम है वो वस्तु के कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा कि वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि किसी तत्व के परमाणु क्रमांक और नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होती है? तो ये होती है प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। तो करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपरमाणुक है पूछ रहा है। तो देखिए इसमें सल्फर जो है ना वो आपको बहुपरमाणुक है। सल्फर बहुपरमाणिक है जिसका अणुसूत्र S8 होता है। S8 यानी बहुपरमाणिक होता है। और उसकी बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन क्या होता है कि एक परमाणुक होता है। क्लोरीन एक परमाणुक जिसका अणुसूत्र Cl होता है, इसलिए यह एक परमाणुक होता है। उसके बाद बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का अणुसूत्र H2 होता है। तो देखिए 2, तो इसमें जो है ना इसको हम लोग कहेंगे द्विपरमाणिक। और नाइट्रोजन का सूत्र N2, तो ये भी क्या हो जाएगा? द्विपरमाणुक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न की तरफ। 89 प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? तो उसमें होता है क्लोरोफिल। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा, क्लोरोफिल। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि तपेदिक डैश की बीमारी है। तो तपेदिक बीमारी में आपको फेफड़े प्रभावित होते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। यदि बात करें हम लोग अग्नाशय की, तो अग्नाशय मधुमेह बीमारी से प्रभावित होता है। ठीक ना, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है? तो जो रेणुका आर्द्रभूमि है वो आपको सबसे छोटी आर्द्रभूमि है भारत की, जो आपको कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और सबसे बड़ी आर्द्रभूमि की बात करें तो आपको सुंदरबन डेल्टा वन जो है पश्चिम बंगाल वाला, वो सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल है। और सबसे छोटा रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश। तो सबसे छोटा रेणुका और सबसे बड़ा आपको सुंदरवन, ये ध्यान में आप रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 7 वर्षीय युद्ध 1756 से लेकर 1773 के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सी देश के फौजों की हार हुई थी? तो ये 7 वर्षीय जो युद्ध हुआ था वो आपको फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांस की हार हुई थी और इंग्लैंड की विजय हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा कि फ्रांसीसी की हार हुई थी और इंग्लैंड इसमें जीता था। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि URL का पूर्ण रूप क्या है? तो URL का जो पूर्ण रूप है वो है आपको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ध्यान में रखेंगे कि लोकेटर होता है, न कि लोकेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है कि सेंटियागो राजधानी है। तो सेंटियागो की राजधानी कहाँ है? तो सेंटियागो की राजधानी आपको चिली है। सॉरी सेंटियागो राजधानी है, यानी सेंटियागो किस देश की राजधानी है ना पूछ रहा है ना। तो सेंटियागो की जो राजधानी है, चिली की राजधानी आपको सेंटियागो है। चिली की राजधानी सेंटियागो है। उरुग्वे की राजधानी की बात करें तो उरुग्वे की राजधानी जो है वो मांटेवीडियो है। गुआना की राजधानी की बात करें तो जॉर्ज टाउन है। और पेरू की राजधानी की बात करें तो वह है लीमा। ठीक है, क्लियर कि चिली की राजधानी सेंटियागो, उरुग्वे की राजधानी मांटेवीडियो, गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन और पेरू की राजधानी लीमा। अगला प्रश्न है 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? तो आपको 1902 में जो पुलिस कमीशन स्थापित हुआ था वो एंड्रयू फ्रेजर के नेतृत्व में हुआ था, अध्यक्षता में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा सर एंड्रयू फ्रेजर। और लॉर्ड रिपन की बात करें तो लॉर्ड रिपन जो है वो वर्नाकुलर एक्ट से संबंधित है। लॉर्ड डफरिन की बात करें तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय यही आपको वायसराय थे, इन्हीं के काल में आपको हुआ था। उसके बाद बात करें सर, ये तो हो गया। उसके बाद मैकडोनाल्ड, जो मैकडोनाल्ड है वो आपको सांप्रदायिक पंचायत से संबंधित है। तो तीनों को आप याद रखेंगे कि लॉर्ड रिपन वर्नाकुलर एक्ट, लॉर्ड डफरिन भारतीय कांग्रेस की स्थापना के समय में थे। उसके बाद मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत और आपको एंड्रयू फ्रेजर जो आपको पुलिस कमीशन से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत से नहीं है? तो हम सभी जानते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो आपको तिब्बत से निकलती है, जो भारत में स्थित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन 2 ग्रहों के बीच में है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह बेल्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। अगला प्रश्न है 98 नंबर कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो मूल संविधान में आपको 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में आपको 12 अनुसूचियां हैं। तो ये कितनी अनुसूचियों की बात कर रहे हैं, मूल का यहाँ जिक्र नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यानी 12 अनुसूचियां हो जाएगा। और जैसा ही प्रश्न पूछता है कि संविधान में मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो ये आपको 8 देना होगा उसका जवाब। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश के
फुटुंगो नदी पर जल विद्युत परियोजना है, तो वो आपको फुटुंगो नदी पर जो जल विद्युत परियोजना है वो है दीक्षी जल विद्युत परियोजना, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो हम सभी जानते हैं कि भारत में रेलवे की शुरुआत आपको 1853 में बॉम्बे से थाने के बीच में 34 किलोमीटर के बीच में चला था, और यह आपको लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में यह प्रारंभ हुआ था। और जो सबसे पहले जो ट्रेन चली थी उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। तो तीनों याद रखेंगे कि लॉर्ड डफरिन के काल में 1853 में बॉम्बे से थाने, और जो सबसे पहली ट्रेन थी उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है? ठीक है, तो इजराइल की मुद्रा जो है वो शेकेल, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। पेसो की बात करें तो पेसो जो है वो अर्जेंटीना की मुद्रा है। उसके बाद रियाल की बात करें तो ये सऊदी अरबिया की मुद्रा है। दिनार की बात करें तो ये कुवैत की मुद्रा है। तो ये भी याद रखेंगे आप कि शेकेल आपको इजराइल की, पेसो अर्जेंटीना, रियाल सऊदी अरेबिया, दिनार कुवैत। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वह है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में आपको मात्र जो जनसंख्या घनत्व है वो मात्र 17 है, मात्र 17। और सबसे अधिक की बात करें तो वो है 1106 जो कि बिहार का है। तो ये दोनों याद रखेंगे कि सबसे कम अरुणाचल प्रदेश 17 और सबसे अधिक बिहार 1106। अगला प्रश्न है कि पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो यह है नवपाषाण की, तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। तो ये होती है आपको भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो शीतकालीन वर्षा होती है उसका मुख्य रूप से जो कारण है वो पश्चिमी विक्षोभ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ ए। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से ग्रहण करी गई है? तो राज्यसभा के जो चुनाव की प्रक्रिया है वो आपको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और दक्षिण अफ्रीका से एक और ली गई है जो क्या है वो है आपको संविधान संशोधन। तो आपको दक्षिण अफ्रीका से दो चीज़ याद रखना है, एक है संविधान संशोधन, उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव की प्रक्रिया। उसके बाद जापान की बात करें तो जापान से आपको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो बहुत सारे लिए गए हैं, जैसे मुख्य रूप से आपको बताएं तो मूल अधिकार लिए गए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, विधि का समान संरक्षण, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनर्लोकन का सिद्धांत, राष्ट्रपति पर महाभियोग, बहुत सारे हैं। ठीक ना। उसके बाद आयरलैंड की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आपको इसी आयरलैंड से लिए गए हैं। उसके बाद बात करें तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से ली गई। दो महत्वपूर्ण है आयरलैंड से, एक तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दूसरा आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति। अगला प्रश्न है कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है। तो उसका जो शीर्षक है वो है आवर कॉमन फ्यूचर। तो उसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा, आवर कॉमन फ्यूचर। आगे बढ़ेंगे। 107 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और उनका एक कथन आप याद रखेंगे, उनका कहना था कि विदेशी शासन कितनी भी अच्छा क्यों ना हो स्वदेशी शासन का बराबरी नहीं कर सकती। ये स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सीधे कथन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? तो हमने पिछले भी वीडियो में यह प्रश्न आया था और बात किए थे हम लोग इस पर। तो फिर मैं बता दूं कि यहाँ देखिए पांच प्रांतों में आपको कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आई थी और 3 प्रांतों में सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई थी, पार्टी बनकर आई थी और वहां उन्होंने सरकार बनाई थी। तो 5 में उसको पूर्ण बहुमत था और 3 पर गठजोड़ के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी। तो कुल मिलाकर 5 और 3 8 हो गए। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा, 8। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे और उसके 2 दिन बाद आपको राजेंद्र प्रसाद अस्थायी सदस्य बने। तो दोनों याद रखेंगे कि प्रथम सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है? तो वो कहलाती है स्टैगफ्लेशन। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो भारतीय नियोजन के जो वास्तुकार थे वह हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो देखिए विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षण ये इनका कार्य है, करेंसी जारी करना इनका ही कार्य है, जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना यानी जनता को सीधे आरबीआई ब्याज नहीं देती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? तो कॉमनवेल्थ का मुख्यालय आपको लंदन में है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और इस कॉमनवेल्थ की बात करें तो इसमें कुल 54 सदस्य देश हैं, 54 याद रखेंगे आप। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो जो प्रथम व्यक्ति हैं वो है गोविंद शंकर कुरूप, गोविंद शंकर कुरूप, जिनको 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साहित्य का सबसे सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, और यह भारत के जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी में इसको दिया जाता है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न है कि इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो अकबर द्वारा जो उपासना भवन बनाया गया था उसका नाम था इबादत खाना, जिसका निर्माण उसने 1575 में कराया था, और उसके 3 साल बाद यानी 1578 में यह सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। यानी 1575 में केवल इस्लाम धर्म के लिए खोला गया था, और 1578 यानी 3 साल बाद सभी धर्मों के लिए इसको खोल दिया गया था, इस इबादत खाना को। अगला प्रश्न है 117 कहता है कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम शासक कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान, तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राटों के द्वारा मीर बख्शी किस विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था? तो मीर बख्शी आपको सेना संगठन का जो अध्यक्ष होता था उसको मीर बख्शी कहा जाता था, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, JL नेहरू। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो मिलान आपको सही देखना है। तो देखिए, रेशम अनुसंधान संस्थान ये आपको बेंगलोर में नहीं है, बेंगलोर में ही है, ठीक है ना। रेशम अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग बात कर लें तो जो सरकरा अनुसंधान केंद्र है वो चेन्नई में नहीं है, ये है आपको कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में। उसके बाद चर्म अनुसंधान की बात कर लें तो ये है आपको चेन्नई में, लखनऊ में नहीं है, ये है चेन्नई में। और चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। तो तीनों याद रखेंगे कि सरकरा अनुसंधान केंद्र आपको कहाँ है? कानपुर में। उसके बाद चर्म अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वो है आपको चेन्नई में। उसके बाद चावल आपको कटक में, और ये रेशम अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, ये भी ध्यान में रखना है आपको, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, ये होता है इसलिए कि मानसून जो है ना वो कोरोमंडल के समानांतर चलती है, इसलिए आपको चेन्नई के दक्षिण पश्चिम मानसून से बहुत कम वर्षा प्राप्त होता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन के लिए निम्न में से कौन आवश्यक शर्त है? तो देखिए, किसी भी राज्य में अगर विधानसभा का गठन करना होगा तो कम से कम उसके लिए 120 सदस्यों की संख्या होना अनिवार्य है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आपात उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो आपात उपबंध का संबंध आपको भाग 18 से है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। बात करें भाग 17 की, तो भाग 17 में राजभाषा से संबंधित है। उसके बाद बात करें भाग 16 की, तो भाग 16 में आपको कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। बात करें आपको भाग 15 की, तो भाग 15 में आपको निर्वाचन आयोग से संबंधित भाग है, तो इसको ध्यान में रखेंगे कि 18 आपात उपबंध, 17 आपको राजभाषा से संबंधित है, 16 आपको कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, उसके बाद 15 निर्वाचन आयोग। उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक या संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। तो ये होता है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण। और हम सभी जानते हैं कि जो न्यायालयों को 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार होता है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे आप, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी दूत था? तो वो थे राजा राम मोहन राय, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, राजा राम मोहन राय। और इन्हीं को भारतीय नव जागरण के अग्रदूत भी कहा जाता है। उसके बाद राजा राम मोहन राय को ही आधुनिक व्यक्ति का भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न है कि एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो ये कराया था आपको कृष्ण प्रथम ने, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। तो ये बनाया गया था आपको अछूतों के लिए। ये
रामजे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत, मैंने पहले ही बताया कि ये बनाया गया था किसके लिए, आपको अछूतों के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 128 नंबर प्रश्न कहता है कि गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1930 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसके समय की बात है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती है, तो जैविक प्रकार की खेती आपको डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा, डेल्टा क्षेत्र। और झूम खेती पहाड़ी भागों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है, तो वो कहलाती है स्वभूकंप रेखाएं, यानी हिमोसिल मल, ठीक ना, लाइन, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 131 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली न्यायाधीश कौन है, तो वो है आपको फातिमा बीबी, और इनको सन 1889 में आपको उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया था। तो पहली आपको सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली महिला कौन है, न्यायाधीश कौन है, तो वो है फातिमा बीबी, तो करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। उसके बाद आगे तो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तो देखिए ये चारों डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है और सीधे आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी को आपको याद रखना है। तो देखिए 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा की बैठक होती है और उसी समय अस्थायी सदस्य के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है संविधान सभा का। तो ये 9 दिसंबर की घटना है। उसके 2 दिन बाद, अगले 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को एक और बैठक होती है संविधान सभा का और उस दिन अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। तो प्रश्न के हिसाब से ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद 11 दिसंबर के 2 दिन बाद, 11 दिसंबर के 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। कब? 13 जनवरी 1946 को। और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया था। तो चारों डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो यार इसको ध्यान में रखेंगे आप। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, तो इसमें भी जो चारों डेट हैं ये चारों डेट आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सीधे प्रश्न आपसे इससे पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए संविधान राष्ट्रगान को जो अपनाया गया था वो अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगर बात करें 26 जनवरी 1950 को, तो 26 जनवरी 1950 को भारत द्वारा राज्य चिन्ह को अपनाया गया था, यानी अशोक चक्र के रूप में अशोक चक्र जो है वो भारत का राज्य चिन्ह होगा, ये आपको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। 22 जुलाई 1947 की बात करें तो इस दिन भारत सरकार ने आपको राष्ट्रध्वज अपनाया गया था, यानी 22 जुलाई को राष्ट्रध्वज अपनाया गया था। उसके बाद 26 जनवरी 1949 यानी संविधान अंगीकृत किया गया था। तो ये चारों डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे आपके प्रश्न एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004 और 5 से बदलकर किस वर्ष कर दिया, तो ये किया है 2011 और 12, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है, तो वह है हमारा बिहार। बिहार में आपको प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और प्रति व्यक्ति आय वाले सबसे अधिक व्यक्ति वाले कहने का मतलब कि प्रति व्यक्ति आय जिस राज्य का सबसे अधिक है वो है आपको गोवा और सबसे कम बिहार। तो दोनों को आप याद रखेंगे कि सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा और सबसे कम वाला बिहार, इन दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आगे बात करेंगे कि निम्न में से सर्वाधिक घनत्व किस जिले में है, तो सर्वाधिक घनत्व की बात कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से तो पटना हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से पटना हो जाएगा, लेकिन बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो है आपको शिवहर। तो शिवहर से 2 फैक्ट आपको याद रखना है, एक तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला है बिहार का, उसके बाद सबसे अधिक घनत्व इसी जिले का है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है, तो सीधे आप याद रख सकते हैं 112 12 बजट 12 बजट, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 112 में बजट का उल्लेख है। डैश किस कारण से दिन और रात होते हैं, तो पृथ्वी के घूर्णन से दिन और रात होते हैं। या हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूम जाता है और यही कारण होता है कि दिन और रात होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका किस तट पर चलती है, तो हम्बोल्ट जो जलधारा है वो दक्षिण अमेरिका की एक ठंडी जलधारा है और यह आपको पश्चिमी तट पर चलती है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 140 कि निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है,
तो सबसे अधिक जो गर्म होता है वो आपको क्षोभ मंडल होता है, और क्षोभ मंडल को हम लोग अधोमंडल, संवहन मंडल और निचले मंडल के नाम से भी जानते हैं। और जितने भी जो वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं वो सारी इसी मंडल में होती है, यानी क्षोभ मंडल में ही होती हैं। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे आप, तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जून 2023 में जापान में आयोजित होने वाले जूनियर महिला हॉकी एशिया कप में किसे जूरी ऑफ अपील का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है भोलानाथ सिंह को, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं आपको डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2023 में कैबिनेट ने डैश रुपये के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है? तो ये दी है 19,744 करोड़ का, तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोवा के मोपा एयरपोर्ट का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो गोवा का जो मोपा एयरपोर्ट है वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो आपको थे मनोहर पाटेकर, उनके नाम पर इस मोपा एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में भारत सरकार ने तुर्की की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ये चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D2 का सफल परीक्षण कब किया गया था? तो ये किया गया था आपको 10 फरवरी 2023 को, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे अगला प्रश्न की, किस देश ने 21 से 23 मार्च तक एफिनडेक्स 23 अभ्यास की मेजबानी की थी? तो ये किया है भारत ने, और यह आपको भारत के पुणे में यह आयोजित हुआ है। और ये जो एफिडेक्स 23 है यह भारत और अफ्रीका के बीच में आयोजित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 148 कि किस भारतीय राज्य ने 15 मार्च 2023 को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत करी है? तो ये करी है आपको मेघालय ने, और मेघालय ने पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत करी है 15 मार्च 2023 को। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस आपको 21 अप्रैल को मनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। और 1 मई को राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है? तो हमारा प्यारा देश भारत चीन को पछाड़ते हुए हम लोग आगे निकल चुके हैं जनसंख्या में, यानी पूरे विश्व में जनसंख्या में हम पहले नंबर पे आ चुके हैं, तो उसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। इस प्रकार यह सेट खत्म हुआ, और फिर अगले वीडियो में हम लोग सेट 10 को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।